नमस्कार। भारतीय राजनीति में एक शब्द है जो बार बार सुनाई देता है, वंशवाद। पर यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या फिर एक कड़वी हकीकत? ये हमारे लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, एक हिस्सा सा बन गया है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये काबिलियत से ज्यादा परिवार को तरजीह देता है? तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हमारी राजनीति कितनी हद तक एक फैमिली बिजनेस बन चुकी है? क्या सत्ता की कुर्सी वाकई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल रही है? चलिए इन सवालों के जवाब जरा आंकड़ों की दुनिया में ढूंढते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल मुद्दा है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि ये चीज फैली कितनी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने रखती है। भारत के मौजूदा हर 5 विधायकों या सांसदों में से एक यानी कि 21% एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि जब हम वंशवादी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सिर्फ माता पिता से बच्चों तक ही सीमित नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा रिश्तेदार शामिल है जो पहले किसी चुने हुए पद पर, जैसे एमपी, एमएलए या पार्टी में किसी बड़े ओहदे पर रहा हो। अब एक जो बहुत दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि वंशवाद का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। नेशनल लेवल पर यानी लोकसभा में 31% सांसद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। वहीं जब हम राज्यों की विधानसभाओं को देखते हैं तो ये आंकड़ा घटकर 20% रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चलन सिर्फ कुछ ही पार्टियों तक सिमटा हुआ है। अगर देश की 2 सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज के आंकड़े देखें तो कांग्रेस में 32% और बीजेपी में 17% नेता पॉलिटिकल फैमिली से हैं। हाँ, परसेंट में फर्क जरूर है, लेकिन ये चीज दोनों ही बड़ी पार्टियों में मौजूद है। और अगर हम रीजनल पार्टीज की तरफ देखें तो ये ट्रेंड और भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। कुछ पार्टियों में तो ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है, जैसे कि लोजपा रामविलास में ये 50% तक है, मतलब आधे विधायक सांसद। ये दिखाता है कि कैसे कई बार पारिवारिक विरासत ही पार्टी के स्ट्रक्चर का सेंटर बन जाती है। अब बात करते हैं राज्यों की। वंशवादी राजनीति की जड़ें कुछ राज्यों में बाकियों के मुकाबले ज्यादा गहरी हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और खास तौर पर बिहार जैसे राज्यों में ऐसे नेताओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। अब तक जो हमने देखा वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो है जेंडर के आधार पर इसका बंटवारा। एक सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में आने का ये रास्ता सबके लिए एक जैसा है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी? और यहीं पर आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जहां पुरुष नेताओं में 18% वंशवादी बैकग्राउंड से हैं, वहीं महिला नेताओं में यह आंकड़ा 47% है। सोचिए, लगभग आधी महिला विधायक और सांसद राजनीतिक परिवारों से आती हैं, मतलब पुरुषों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय राजनीति में कई महिलाओं के लिए फैमिली कनेक्शन सिर्फ एक एडवांटेज नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में आने का मेन रास्ता है। ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां बिना पॉलिटिकल विरासत वाली महिलाओं के लिए शायद रास्ते ज्यादा मुश्किल हैं। और कुछ राज्यों में तो ये ट्रेंड और भी साफ दिखता है। जरा बिहार का ये आंकड़ा देखिए। यहाँ की 57% महिला नेता पॉलिटिकल फैमिली से जुड़ी हैं। ये एक असाधारण संख्या है। आंकड़े तो हमने देख लिए, पर अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस ट्रेंड के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह कोई एक व्यक्ति या परिवार नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम है। पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, टिकट बांटने का जो अपारदर्शी तरीका है, चुनावों का बढ़ता खर्च जो पहले से स्थापित परिवारों को फायदा पहुंचाता है, और यहाँ तक कि वोटर्स का भी जाने पहचाने नामों पर भरोसा करना, ये सब मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। तो क्या इस हालत को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? चलिए कुछ संभावित सुधारों पर एक नजर डालते हैं। समाधान के तौर पर कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को रेगुलेट करे, उम्मीदवार कैसे चुना जाता है इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, चुनावी खर्च पर लगाम लगाई जाए और सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि क्या एक परिवार का नाम सत्ता तक पहुंचने का शॉर्टकट है, या फिर ये असली लोकतंत्र और सच्चे प्रतिनिधित्व के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है?
ये आंकड़े हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।